Yes, good morning to everyone. Good morning. तो हम लोग प्रीवियस क्लास में इन्फिल्ट्रेशन पढ़े थे और कुछ टर्म पढ़े थे। उसके आगे थोड़ा देखते हैं रन ऑफ कैचमेंट एरिया, रन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, रन ऑफ कैचमेंट जो रेनफॉल होने के बाद हम लोग का जो रन ऑफ होता है उसके आगे थोड़ा देखना है इसी में। जैसे हम लोग कैचमेंट एरिया का डिफिनेशन हम लोग ऑलरेडी तो पढ़ चुके हैं कि जैसे यहाँ तक तो पढ़ चुके थे। इनफिल्ट्रोमीटर, सिंगल रिंग इनफिल्ट्रोमीटर, इन्फिल्ट्रेशन पढ़े थे। इन्फिल्ट्रेशन क्या होता है, कौन कौन सा फैक्टर अफेक्ट करता है और इन्फिल्ट्रेशन कैसे मेजर करते हैं, तो यहाँ तक हम लोग ने देख लिया था। अब आता है हमारा कैचमेंट एरिया। हाँ, तो कैचमेंट एरिया का डिफिनेशन एक बार और हम लोग पढ़ चुके हैं कि कैचमेंट एरिया का जिसका सिंगल आउटलेट हो उसको हम लोग कैचमेंट एरिया बोलते हैं। द एरिया विच हैव अ सिंगल आउटलेट दैट इज नोन एज कैचमेंट एरिया, और वाटर शेड इसी को बोलते हैं। तो एक बार पढ़े थे यही, जिसके थ्रू ऑल द ड्रेन, जो रेनफॉल होने के बाद जो भी होगा, रेनफॉल होने के बाद एक ही आउटलेट के पास से ड्रेन होगा, इसी को वाटर शेड बोलते हैं। सेम चीज यहाँ पे भी दिया हुआ है। द एक्सियल एक्सटेंट ऑफ द कैचमेंट इज ऑब्टेन्ड बाय ट्रेसिंग द रीज ऑन द टोपोग्राफिक मैप टू डिलिनेट द कैचमेंट एंड मेजरिंग द एरिया बाय प्लेनीमीटर। तो ये भी बताए थे कि डिलिनेट करने के बाद हम लोग मैप प्रिंट करके, जैसे हम मान लो कि कंप्यूटर में हम लोगों ने कैचमेंट एरिया का जैसे लेकर के डिलिनेट किए सॉफ्टवेयर के थ्रू, और फिर उस वहीं पे भी मेजर कर सकते हैं, नहीं तो उसको प्रिंट करके जो भी डेलीनेट किए बाई हैंड, और उसको प्लानीमीटर जो होता है एरिया मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट, उससे हम लोग मेजर कर सकते हैं कि इसका कैचमेंट का एरिया क्या है। तो पिछला क्लास में भी देखे थे। अब आता है कैचमेंट कैरेक्टरिस्टिक। जो अभी हम लोग कैचमेंट का डिफिनेशन देखे थे या वाटर शेड का डिफिनेशन देखे, उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है। मतलब कि जो हमारा मान लो कि ये एरिया है, एरिया का जो कैचमेंट है, यहाँ से जो भी ड्रेनेज हो रहा है, इसका क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक, क्या क्या विशेषता है जो अफेक्ट करेगा, वो देखते हैं क्या इसका कैचमेंट का। वही चीज का कैचमेंट कैरेक्टरिस्टिक। हाँ, कैचमेंट कैरेक्टरिस्टिक। A catchment is also known as drainage basin। हम इसी को भी ड्रेनेज बेसिन ही बोलते हैं। ये मान लो हमारा क्या है, ड्रेनेज बेसिन है। ड्रेनेज एरिया और वाटर से, इसी को ड्रेनेज एरिया भी बोल सकते हैं, ए से डिनोट करते हैं, और वाटर शेड भी बोलते हैं इसको। इज द बेसिन ऑफ हाइड्रोलॉजिक यूनिट इन द एनालिसिस ऑफ रन ऑफ फिनोमेनन। मेनली जो भी हम अभी पढ़े, प्रिसिपिटेशन भी देखे थे। प्रिसिपिटेशन क्या होता है, कैसे मेजरमेंट करते हैं, कितना हम लोग कैसे एवरेज निकालते हैं, और अननोन कैसे निकालते हैं, वो सब चीज हम लोग तो देखे। फिर उसके बाद इवापोरेशन देखे, इवापोरेशन के बाद हम लोग इन्फिल्ट्रेशन देखे, इन्फिल्ट्रेशन के बाद हमारा कैचमेंट कैरेक्टरिस्टिक और ड्रेनेज बेसिन आया। तो ड्रेनेज बेसिन जो होता है हमारा, मतलब कि जो उससे एरिया से जो रन ऑफ जनरेट होगा। मेनली हम लोग का जो काम होता है, मान लिया जाए फाइनली जो होता है, कोई भी एरिया के लिए अगर कोई चीज़ का एप्लीकेशन यूज करते हैं, तो उस एरिया में कितना वाटर फ्लो होकर के आउटलेट पे आ रहा है, उसी का यूज करते हैं हम लोग हमेशा। कभी भी देखोगे तो डिजाइनिंग पर्पस के लिए उसका मान लो कि चैनल का डिजाइन करना, या फिर वहाँ पे स्मॉल, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्मॉल रिजर्वायर, जिसको हम लोग चेक डैम बोलते हैं, चेक डैम का कंस्ट्रक्ट करना। कितना चेक
मतलब कितना उसका चेक डैम का साइज होगा वो पूरा उसका एरिया पे ही डिपेंड करेगा कि कितना उसका एरिया है, कितना उस एरिया से रेनफॉल हो रहा है और रेनफॉल से कितना रन अप जनरेट हो रहा है आफ्टर इनफिल्ट्रेशन और इवापोरेशन लॉसेस जो भी है उसके बाद। तो वही चीज मेन एप्लीकेशन है रन अप, वही लिखा हुआ है यहाँ पे। इज द हाइड्रोलॉजिकल यूनिट इन द एनालिसिस ऑफ रन अप फेनोमेना। ये जो भी कैचमेंट कैरेक्टरिस्टिक है रन अप फेनोमेना में हमारा हेल्प करेगा। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द कैचमेंट सच एज, कौन कौन सा फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक हो सकता है, मतलब जो हमारा कैचमेंट एरिया का उसका पहला एरिया, एरिया इफेक्ट कर सकता है। शेप, किस शेप का है, अगर मान लो सर्कुलर शेप का है, रेक्टेंगुलर है या फिर आर्बिट्री इस तरह का शेप है तो किस तरह का शेप रहेगा और किसमें मैक्सिमम देगा रन अप, वो चीज भी इफेक्ट करेगा। एरिया, शेप, स्लोप एंड ड्रेनेज चैनल पैटर्न। ड्रेनेज चैनल पैटर्न, ये चार चीज हमारा कैरेक्टरिस्टिक, एरिया, शेप, स्लोप एंड ड्रेनेज चैनल पैटर्न। मतलब जो इसका एरिया हो गया, जो ड्रेनेज बेसिन का एरिया, ड्रेनेज बेसिन का शेप कैसा है, उसका स्लोप ही कैसा है, और ड्रेनेज चैनल पैटर्न जो इसमें चैनल का पैटर्न कैसा है जो कि मैक्सिमम रनअप दे सकता है। ये कौन सा है, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक। मतलब तुम फील्ड में जा करके देख करके पता कर सकते हो, इसका मतलब विजिट करके कि इसका कैसा एरिया है, कैसा स्लोप है, कैसा शेप है, उसका ड्रेनेज कैसा है, और ड्रा कर सकते हो। Catchment, some of the major static characteristics that affect the volume of runoff. Shape of the runoff, hydrograph from the catchment due to the storm. ये हमारा मेजर है सरफेस रनअप और शेप ऑफ द रनअप ऑफ हाइड्रोग्राफ। मान लो कि जो सरफेस, हम पहले भी बताए कि जो हम लोग ड्रेनेज बेसिन का स्टडी कर रहे हैं उसका मेन जो है उसका रनअप पे ही हम लोग फाइनली, जो इम्पोर्टेंट चैप्टर भी है हमारा जो जो रनअप पे ही हमारा जिसको हाइड्रोग्राफ बोलते हैं, वही हाइड्रोग्राफ चैप्टर मतलब फाइनली क्या वो रनअप पे बेस्ड है कि कितना रनअप होगा कोई भी एरिया से। तो उसी के लिए हम लोग पूरा स्टडी करते हैं। जो कि हमारा जो ये शेप हो गया, एरिया हो गया, स्लोप हो गया, ड्रेनेज चैनल पैटर्न हो गया, जो कि सरफेस रनअप कैलकुलेशन में इम्पोर्टेंट पैरामीटर या फिर इम्पोर्टेंट रोल होता है। A study of the catchment characteristic form an important component of the subject to geomorphology, and it is under the topic head of quantitative geomorphology. जियोमॉर्फोलॉजी हम जो जो भी पैटर्न देख रहे हो, जो हम लोग ड्रेनेज पैटर्न देखें, जो कैरेक्टरिस्टिक है ये किसके अंडर में आता है, तो जियोमॉर्फोलॉजी स्टडी। मतलब उसका जो ड्रेनेज का पैटर्न जो भी स्टडी करोगे तो ये किस चीज में आएगा, जियोमॉर्फोलॉजी स्टडी। और उसका क्वांटिटेटिव जियोमॉर्फोलॉजी की किस चीज में हमारा किस ड्रेनेज में कितना रनअप आ रहा है, कितना रनअप कौन सा चैनल में आ रहा है, वो इम्पोर्टेंट रोल आता है उसमें। Some of the important geometrical parameters of the catchment are related to the runoff process are briefly described below। जैसे अब जो भी पैरामीटर देखें कैचमेंट कैरेक्टरिस्टिक का, तो उसका पहला जो पैरामीटर है वो एरिया, हम लोग देखे थे एरिया, शेप, स्लोप, ड्रेनेज। तो एरिया, एरिया अब तुम्हारा जितना ज्यादा एरिया रहेगा उतना ज्यादा हमारा रन ऑफ जनरेट होगा। ठीक है, यही है मतलब कि अगर रन ऑफ के लिए हम लोग देखें तो एरिया जितना ज्यादा होगा उतना रन ऑफ ज्यादा होगा। एरिया इज प्रोबेबली द मोस्ट यूज पैरामीटर टू रिप्रेजेंट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द कैचमेंट। मतलब जो भी एरिया अगर हम लोग लेते हैं, कोई भी चीज का कैलकुलेशन करते हैं, चाहे रन ऑफ हो, इनफिल्ट्रेशन हो, प्रेसिपिटेशन हो, तो एरिया एक हमारा इम्पोर्टेंट रोल में आता है। मतलब कि एरिया के बिना, मतलब एरिया जो भी हमारा जितना मतलब कि रन ऑफ कैलकुलेट कर रहे हैं तो इसका एरिया चाहे
कोई भी इम्पोर्टेंट, जैसे हमारा बहुत सारा फार्मूला तुम लोग पढ़े होगे, चाहे रेशनल फार्मूला, एक रेशनल फार्मूला होता है, और जो कि इम्पेरिकल है, जो के आई ए बराबर या सी आई ए बाई 360, जो डिस्चार्ज का कैलकुलेशन ही होता है। तो एरिया हमारा आता है इम्पोर्टेंट पैरामीटर में, ठीक है, वही लिखा हुआ है। द एरिया इज प्रोबेबली मोस्ट यूज्ड पैरामीटर टू रिप्रेजेंट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैचमेंट, जो कि मोस्ट यूज सब चीज में यूज होगा एरिया ऑफ द कैचमेंट। The area of the catchment is defined as the area of a closed forming the horizontal projection of the catchment boundary। मतलब यही कैचमेंट बाउंड्री का क्लोज जो रहेगा उसी को हम लोग उस कैचमेंट का एरिया बोलेंगे। The usually unit are hectare for the small catchment and a square kilometer for the large drainage area। जिसका यूनिट हम लोग ले सकते हैं किलोमीटर स्क्वायर में या हेक्टेयर में, यही दो यूनिट में तो हम लोग यूज करते हैं। जो कि स्मॉल अगर रहा तो हेक्टेयर की 5 हेक्टेयर 10 हेक्टेयर 20 हेक्टेयर बोल दे, या किलोमीटर में भी बोले। तो ये एरिया हमारा, अब जितना ज़्यादा एरिया रहेगा उतना ज़्यादा हमारा रन ऑफ होगा, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कैचमेंट कैरेक्टरिस्टिक का। दूसरा था क्या इसमें, ड्रेनेज चैनल पैटर्न। तो स्ट्रीम ऑर्डर, ये एक बार और बताए थे प्रीवियस क्लास में कि स्ट्रीम ऑर्डर क्या होता है और कैसे कैचमेंट को अफेक्ट करेगा यहाँ पे। तो इसको बताए थे प्रीवियस क्लास में कि वन स्ट्रीम मिल करके 2 ऑर्डर बनेगा, 2 मिल करके 3 बनेगा, और 3 मिल करके 4 बनेगा। जो कि यहाँ 3 और 3 मिल करके 4 ऑर्डर का कैचमेंट बनेगा। 2 मिल करके 3 बनेगा, जिसको हम लोग स्ट्रीम ऑर्डर बोलते हैं। इट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ रिफ्लेक्टिंग द पैटर्न ऑफ द ब्रांचेज that unite to the form trunk stream having the catchment. The smallest stream at the start of the network is designated as order 1। मतलब जहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं वहाँ का हम लोग मान लो कि 1 से ही स्टार्ट करेंगे, कि जो ये स्ट्रीम ऑर्डर यहाँ का 1 है, यहाँ जहाँ से भी स्टार्ट करें, इधर से स्टार्ट करें जहाँ से स्टार्ट हो रहा है ड्रेनेज बनते बनते, जो ये मान लो कि यहाँ फॉर्म खत्म हो गया, यहाँ से स्टार्ट हुआ वो खत्म हुआ था। स्टार्ट जहाँ से 1 होगा, जहाँ से स्टार्ट होगा उसको 1 बोलेंगे, ऑर्डर 1 का। और 2 चैनल ऑर्डर 1 में ज्वाइंट प्रोड्यूस स्ट्रीम ऑर्डर 2 जो 2 ऑर्डर का चैनल हमारा ज्वाइन होगा तब 3 ऑर्डर का स्ट्रीम बनेगा। एंड 2 स्ट्रीम ऑर्डर ज्वाइन तो हमारा क्या प्रोड्यूस करेगा, 3 ऑर्डर, एंड सो ऑन। इस तरह से हमारा बनता है स्ट्रीम ऑर्डरिंग। ये भी हमारा क्या इफेक्ट करता है, कैचमेंट कैरेक्टरिस्टिक। कैचमेंट के कैरेक्टरिस्टिक में आता है कि कैचमेंट का कैरेक्टरिस्टिक क्या है, कितना ऑर्डर का रेनफॉल है, मतलब कितना ऑर्डर का कैचमेंट है जो कि हमारा रहना कैलकुलेशन में हेल्प करेगा। तो ये तो एक बार और समझा चुके हैं। अब आता है स्ट्रीम डेंसिटी। स्ट्रीम डेंसिटी ये क्या है, स्ट्रीम डेंसिटी ये इस पे बेस तुम्हारा क्वेश्चन भी आ सकता है। स्ट्रीम डेंसिटी तो इसका डिफाइंड है, इट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ एनएस, नंबर ऑफ स्ट्रीम, जितना नंबर ऑफ स्ट्रीम बाय टोटल एरिया। हमारा क्या है स्ट्रीम डेंसिटी की, स्ट्रीम नंबर ऑफ स्ट्रीम बाय टोटल एरिया क्या हो गया, स्ट्रीम डेंसिटी। स्ट्रीम का डेंसिटी कितना है, मतलब डेंसिटी निकालना है, तो स्ट्रीम का डेंसिटी क्या होगा कि नंबर ऑफ स्ट्रीम, जितना नंबर ऑफ स्ट्रीम है और टोटल एरिया में उसको डिवाइड कर दो। स्ट्रीम का मतलब कि 100 स्ट्रीम है तो 100 डिवाइडेड बाय टोटल एरिया, 10 हुआ है तो 10 डिवाइडेड, जितना स्ट्रीम है ऑफ ऑल ऑर्डर, है ना। मतलब स्ट्रीम कोई भी ऑर्डर का हो, एक का ऑर्डर, 2 ऑर्डर का, 3 ऑर्डर का, 4 ऑर्डर का, 1 ऑर्डर, 2, सबका ऑर्डरिंग रहता है। तो उसमें हमारा जितना नंबर होगा स्ट्रीम, उसमें टोटल एरिया को डिवाइड दे देंगे तो हमारा क्या देगा, स्ट्रीम डेंसिटी। या स्ट्रीम डेंसिटी क्या हुआ कि नंबर ऑफ स्ट्रीम डिवाइडेड बाय टोटल एरिया इज नोन एज स्ट्रीम डेंसिटी। लिखा हुआ है द नंबर ऑफ the ratio of the number of stream NS to all order to the
area of the basin is known as stream density of the basin, stream density of the basin. thus SD represent कैसे करेंगे, SD से, stream density बराबर NH by A. Stream density represent the number of stream per unit area and indicative of the pattern of drainage channel in the catchment. कभी कभी आता है कि स्ट्रीम डेंसिटी कैलकुलेट करो, ये किस तरह से कितना होगा, तो इस तरह से कैलकुलेट करते हैं ड्रेनेज डेंसिटी। फिर आता है ड्रेनेज डेंसिटी। ड्रेनेज डेंसिटी क्या हुआ, टोटल लेंथ, मतलब कि हमारा जो भी हमारे का स्ट्रीम है कैचमेंट में उसका टोटल लेंथ, मतलब तुमको मान लो कि ये 10 मीटर का है, 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 तो सबको ऐड कर दो, टोटल लेंथ ऑफ स्ट्रीम, हर एक ऑर्डर वाला सबको जोड़ के उसका एरिया से डिवाइड दे दो, तो वो क्या हो जाएगा, ड्रेनेज डेंसिटी। ये हो गया स्ट्रीम डेंसिटी, और ड्रेनेज डेंसिटी मतलब उसका लेंथ से डिवाइड करेंगे तो ड्रेनेज डेंसिटी, ये सब लिख लेना कॉपी में। ड्रेनेज डेंसिटी इज द रेशियो ऑफ टोटल लेंथ ऑफ अ स्ट्रीम ऑफ ऑल ऑर्डर विद इन अ बेसिन ऑफ इट्स एरिया टू द 10। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एल इज द लेंथ ऑफ अ स्ट्रीम बेसिन, तो क्या हो जाएगा, ड्रेनेज डेंसिटी इक्वल टू समेशन ऑफ एल बाई ए। समेशन ऑफ एल बाई ए हमारा क्या देगा, ड्रेनेज डेंसिटी। ठीक है, 10 ड्रेनेज डेंसिटी इज द मेजर ऑफ हाउ वेल ड्रेनेज बेसिन ड्रेन बाई अ स्ट्रीम नेटवर्क। मतलब ये रिप्रेजेंट करता है कि किस तरह से ड्रेनेज बेसिन फॉर्म हुआ है और वेल है कि नहीं है, मतलब उसके एरिया के अकॉर्डिंग ये दिखाएगा ड्रेनेज डेंसिटी। ठीक है, तो ये दो चीज था, स्ट्रीम डेंसिटी एंड ड्रेनेज डेंसिटी। सिंपल है, इसमें कोई ज्यादा दिमाग लगाने वाला चीज तो नहीं है। अब रिलीफ, रिलीफ क्या हुआ कि एलिवेशन डिफरेंस, मान लो कि कैचमेंट एरिया जो है तुम्हारा, यहाँ का एलिवेशन और यहाँ का एलिवेशन जो डिफरेंस होगा उसी को रिलीफ ऑफ द कैचमेंट बोलेंगे। क्या, मैक्सिमम बेसिन रिलीफ इज द एलिवेशन डिफरेंस बिटवीन कैचमेंट ऑफ आउटलेट एंड हाईएस्ट पॉइंट ऑन द बेसिन पेरीमीटर। मतलब जो ये पेरीमीटर है बेसिन का, इसका हाईएस्ट पॉइंट और इसका जो आउटलेट है उसका डिफरेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, रिलीफ ऑफ द कैचमेंट। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, रिलीफ ऑफ द कैचमेंट। सिंपल लैंग्वेज में भी है और तुम लोग अपने से भी पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा रिलीफ क्या है, ड्रेनेज डेंसिटी क्या है, ड्रेनेज। तो रिलीफ हो गया। छठा क्या है तुम्हारा, स्लोप। स्लोप मतलब कि जो ड्रेनेज बेसिन का स्लोप कैसा है उसके अकॉर्डिंग हमारा रन अप देगा, जितना ज्यादा स्लोप होगा उतना ज्यादा रन अप हमको मिलेगा। Usually a slope profile prepared along the main stream used to characterize the slope of the catchment for a given stretch of the stream. The ratio of horizontal distance between two end part of the stretch to the difference in elevation between these 2 points is the slope of the stretch. तो ये हुआ तुम्हारा स्लोप। मतलब अगर स्लोप प्रिपेयर कैसे करेंगे, तो मान लो कि ये हमारा कैचमेंट एरिया है और ये कैचमेंट एरिया है और जो स्लोप निकालना है, मान लो कि ये इसका और इसका एलिवेशन, और ये दोनों का हम लोग मान लो कि यहाँ का एलिवेशन निकाल लिए, यहाँ का एलिवेशन है पता है, यहाँ का इसके बीच का स्लोप और इसके बीच का, ये लिखा हुआ फॉर अ गिवन स्टेज द स्ट्रीम द रेशियो ऑफ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन टू स्लोप होता है। तो tan थीटा से हम लोग जो निकालते हैं ना, tan थीटा का निकालते हैं, tan थीटा इक्वल टू
रेशियो लिखते हैं हम लोग क्या, पी बाई बी लिखते हैं अगर हम लोग, पी बाई बी बेस लेंथ। तो इसी के अकॉर्डिंग सोच सकते हो तुम कि स्लोप क्या होता है, थीटा जिसको स्लोप बोल रहे हैं यहाँ पे वही थी। For a given stream, the ratio of horizontal distance between two end parts of the state, horizontal distance and difference in elevation between 2 points in the given slope of the stretch। तो इसका भी स्लोप निकालना है, तो इसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकाल लो 2 पॉइंट का, इसका कितना एलिवेशन डिफरेंस है इसका और इसके बीच, वो तो हो जाएगा हमारा स्लोप ऑफ द ड्रेनेज बेसिन। ये लिखा हुआ एज द रूल the catchment slope is the highest at the beginning of the stream is gradually decreasing as one move along the stream to basin outlet। मतलब यहाँ से हाईएस्ट पॉइंट है जो स्लोपी रहता है और आउटलेट तक डिक्रीज करते जाता है। तो इसी वजह से जो भी आउटलेट रहेगा वहीं पे सबसे लोवेस्ट पॉइंट रहेगा, और जो इन मतलब जहाँ से स्टार्ट होगा वो हाईएस्ट हमारा रहेगा, वहीं से स्लोप बनेगा। ये होता है हमारा स्लोप ऑफ द कैचमेंट बेसिन। और कैसे है अब लेंथ, लेंथ हमारा कैसे अफेक्ट करेगा, टोटल लेंथ ऑफ द चैनल या स्ट्रीम। द लेंथ ऑफ द कैचमेंट इज डिफाइंड एज द लेंथ of the main stream is measured from basin outlet to the remotest point of the basin boundary। इसको हम लोग लेंथ ऑफ द बेसिन बोलेंगे मेन स्ट्रीम का। मान लो कि जो हमारा है ना, ये हो गया तुम्हारा यहाँ, ये हो गया आउटलेट, और ये बोला है रिमोटेस्ट पॉइंट। रिमोटेस्ट पॉइंट कौन सा होगा, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, से मतलब यहाँ से स्टार्ट हुआ है, इस तरह से देते हैं तो जो ये स्टार्ट हो रहा है यहाँ से लेकर के यहाँ तक का, तो ये हो जाएगा क्या, लेंथ ऑफ द बेस। या फिर तुम ये वाला भी रिमोटेस्ट पॉइंट क्या, मतलब बाउंड्री पर का जो पॉइंट होगा उसी को हम लोग रिमोटेस्ट बोलेंगे। यहाँ आउटलेट से लेकर के जो मान लो कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है जो बड़ा है ना, रिमोटेस्ट दूर है तुम्हारा सबसे, ये भी हो सकता है अगर मान लो कि तुम्हारा, बाउंड्री पॉइंट है सर। हाँ बाउंड्री पर का पॉइंट। तो यहाँ से तुम्हारा ये मान लो कि ऐसे एक है, देखो एक बेसिन तुम्हारा ये है, एक बेसिन तुम्हारा ये है, एक बेसिन तुम्हारा ये है। तो एक में ऐसे आया यहाँ पे, हाँ एक में तुम्हारा, एक में ऐसे गया, ऐसे भी हो सकता है, यहाँ से ऐसे जा सकता है। तो मान लो ये वाला नहीं तो हो सकता है, नहीं तो ये वाला हो सकता है। इसमें दो को मान लो हो सकता है, रिमोटेस्ट पॉइंट इसका ये है, इसका रिमोटेस्ट पॉइंट ये है। अब इसका तो तुम्हारा दिख रहा है कि यहाँ से ये वाला, नहीं तो तुम्हारे यहाँ से ये भी बोल सकते हैं अगर दूर रहता तो, ये भी बोल सकते थे। अब इसका जो होगा मान लो इधर जो आया है रिमोटेस्ट पॉइंट, ये जो बाउंड्री पर का पॉइंट है जो कि सबसे दूर हो आउटलेट से। The length of the catchment defined the length of a main stream line measured from the basin outlet to the remotest point of the basin boundary। सबसे दूर जो है remotest boundary का। The main stream is identified by starting from the basin outlet and moving up the catchment at any branching point। The largest order branch is taken, क्योंकि उसमें भी देखे थे ये जो मान लो कि मेन स्ट्रीम लाइन कौन होगा, यहाँ पे देखो इस तरह से भी देख सकते हो, तुम्हारा मेन स्ट्रीम लाइन है ना, ये मेन स्ट्रीम लाइन हो गया।
नहीं तो ये मेन स्ट्रीम इधर से अगर देखे तो ये वाला इसको हटा कर देखे तो ये मेन स्ट्रीम पॉइंट होगा यहाँ से। If there is a branch of two stream of the same order, the one with the largest catchment area is taken as the main stream. अगर दो ब्रांच का स्ट्रीम लाइन है और सेम ऑर्डर का है, जैसे मान लो ये इधर का भी देखे तो 2 2 है और इधर का भी देखे तो तुम्हारा 2 2 है। कैचमेंट एरिया फिर देखेंगे इधर का और फिर उसका जो इसका ज्यादा रहेगा उसको हम लोग मेन स्ट्रीम बोलेंगे, जिसमें भी ज्यादा कैचमेंट एरिया आएगा। फिर आता है शेप लास्ट। देयर आर नंबर शेप भी हम लोग शेप भी क्या फैक्टर फैक्टर देखो, जैसे मान लो एक शेप इस तरह का हुआ, एक शेप इस तरह का हुआ, तो ये शेप भी अफेक्ट करेगा ड्रेनेज बेसिन के रनअप को, जितना रनअप हो रहा है इसमें भी है। ठीक है सर उसमें लेंथ वाला में सर जो बोले रिमोटेस्ट पॉइंट, वो बोला पॉइंट तो समझ में नहीं आया। सेकंड लाइन में है ना सर, आउटलेट टू द रिमोटेस्ट पॉइंट ऑन द हाँ बेसिन हाँ बाउंड्री, हाँ थोड़ा फिगर बना के सब तो। देखो ये सही है ना, ये रिमोटेस्ट पॉइंट है इसका, इसका रिमोटेस्ट पॉइंट ये है। लेंथ ऑफ मान लिया जाए, देखेंगे सबसे दूर यहाँ से देखो, मान लिया जाए एंड पॉइंट सर, हाँ लॉन्गेस्ट का। बाउंड्री वाला पॉइंट को मान लो एंड पॉइंट बोलो या बाउंड्री, ये बाउंड्री है ना, तो इसका ये यहाँ से कैचमेंट शुरू होगा, ये भी यहाँ से मान लो शुरू होगा ये इन पॉइंट का, तो ये रिमोटेस्ट पॉइंट है। तो सर एक कैचमेंट एरिया में बहुत सारे रिमोटेस्ट पॉइंट हो सकते हैं। हाँ रिमोटेस्ट पॉइंट बहुत सारे हो सकते हैं बाउंड्री पर का, लेकिन लेंथ किसको बोलेंगे, देखो ये लेंथ किसको बोलेंगे तो सबसे बड़ा हो। द लेंथ ऑफ द कैचमेंट डिफाइन द लेंथ ऑफ मेन स्ट्रीम लाइन। मेन स्ट्रीम लाइन का हमारा बहुत सारा तो है, लेकिन मेन स्ट्रीम लाइन का मेजर फ्रॉम द बेसिन आउटलेट टू द रिमोटेस्ट पॉइंट ऑफ द बाउंड्री। तो मेन स्ट्रीम इसमें कौन था, देखो जो लॉन्गेस्ट रहेगा सर उसको लेंगे क्या? सबसे लंबाई 1 से 4 तक जो है वो होगा शायद। हाँ, मतलब यहाँ से तो स्टार्ट होगा, मेन स्ट्रीम कौन है, यही है ना मेन स्ट्रीम, मेन स्ट्रीम ये वाला है। तो इधर से देखो तो इधर से एक इधर जा रहा है जो है, यहाँ से 2 को शुरू हुआ है, इधर वाला नहीं लो, नहीं तो इधर। अब देखेंगे अगर दोनों इधर भी सेम ऑर्डर का है इधर भी सेम, तो किधर का ले सकते हैं कि इधर का कैचमेंट अगर बड़ा है तो इसको लेंगे, अगर इधर का कैचमेंट बड़ा है तो इसको लेंगे। ये तो इसमें तुम्हारा रिमोटेस्ट पॉइंट ये भी है और एक रिमोटेस्ट पॉइंट ये भी है, मेन स्ट्रीम के साथ यही ना आ रहा है 2। इधर तो ये तो हो नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, तो ये मेन स्ट्रीम लाइन है, ये वाला मेन स्ट्रीम लाइन है। यहाँ से अब तुमको ये देखना है, ये हो सकता है नहीं तो ये हो सकता है, ये वाला होगा रिमोटेस्ट पॉइंट। स्ट्रीम लेंथ ये वाला लो, तुम ये वाला। और दोनों अगर बराबर रहे तो जिसका विड्थ अधिक रहेगा जिस कैचमेंट एरिया का उसको लेंगे। एरिया बोला था ना कि जिसका एरिया ज्यादा होगा कैचमेंट, सेम ऑर्डर अगर दोनों का 2 2 रहा तो उसका एरिया, वही तो बोला। इफ देयर आर ब्रांचेज ऑफ 2 स्ट्रीम ऑफ द सेम ऑर्डर, the one with the largest catchment area has बेसिन आउटलेट सर किस पॉइंट को बोलेंगे?
आउटलेट नहीं समझ में आ रहा है, उससे हर समय तो आउटलेट का ही बात कर रहे हैं, यही आउटलेट हुआ तो फिगर का यूज नहीं किया तभी ना तो ना ना, यही वाला आउटलेट है। तो जहाँ से पानी बाहर निकलेगा आउटलेट, आउटलेट मतलब जहाँ से पानी बाहर निकलेगा, यही मतलब ये जो दिख रहा है मतलब कि पानी बह के सब इसी से आ रहा है ऐसे करके यहाँ आ रहा है मेन स्ट्रीम में। मेन स्ट्रीम जैसे एक गंगा रिवर हो गया, मान लो तुम्हारा, अब मान लो कि ये बेसिन हो गया गंगा का या फिर कोई भी फल्गु का, ये मान लो कि ये नदी है फल्गु या गंगा, कोई भी बड़ा नदी का नाम बोलो, क्या है? अब गंगा में बहुत सारा पानी आता है, कहीं से दूसरा दूसरा रिवर एक आया जो ज्वाइन कर गया, ठीक है, दूसरा यस इधर से चैनल आया ज्वाइन कर गया, मेन जो स्ट्रीम यही ना हुआ, मेन जो गंगा है बहते बहते आ रहा है, तो जो हिमालय से स्टार्ट हुआ मान लो यहाँ से, अब इसमें तुम्हारा दूसरा एक इधर से आके जुड़ गया, ठीक है, कोई भी पॉइंट पे। मेन स्ट्रीम हमारा ये वाला, ये आउटलेट हो गया। मान लो कि अब कैचमेंट एरिया, मान लो अब तुम्हारा गंगा का बहुत सारा कैचमेंट एरिया है जिसको वाटर शेड बोलते हैं, हजारों वाटर शेड है गंगा में। तो अब जैसे ये मान लो एक बड़ा कैचमेंट हो गया गंगा वाला बेसिन का, अब तुम मान लो गंगा के नहीं लेकर के जो बाहर का एक कैचमेंट ये हो गया एक रिवर का, ठीक है, ये गंगा का हो गया मेन, फिर दूसरा कैचमेंट गंगा का ये हो गया, छोटा छोटा अगर बांट रहे हैं तो ये भी हो सकता है दूसरा तीसरा कैचमेंट, ठीक है। अगर मान लो कि ये कैचमेंट एरिया हम लोग ले, ठीक है, ये वाला मान लो ले, ये वाला इधर से यहाँ से ये ले नहीं, मतलब अगर ये आउटलेट बाउंड्री अगर हो, इधर का पानी इधर जाए तभी ना, मान लो कि यहाँ हो, मान लो कि यहाँ कैचमेंट इधर से ज्वाइन हो रहा है, यहाँ पे कुछ होगा तभी ना इधर का पानी यहाँ से एक चैनल बन रहा है, तो तुम्हारा मान लो कि ये कैचमेंट बना तभी ना, मान लो कि इधर से पानी आया, इधर से पानी आया, इधर से आया, यहाँ पे आके इसका आउटलेट बन रहा है, और बड़ा वाला को देखे तो यहाँ आउटलेट बन रहा है। तो सब कैचमेंट बहुत सारा होता है, इसका डिटेल में जब देखोगे, जब प्रोजेक्ट करोगे तो बहुत ज्यादा क्लियर होगा। हाँ सिर्फ देख रहे थे ना। हाँ तो ये सब जो पढ़ रहे थे अभी हम लोग, अब ये सब जो पढ़े इससे अब हम लोग रन अप, मान लो कि यहाँ पे जो रन अप हो करके आ रहा है, जो ड्रेनेज से जो भी पानी आया, अब यहाँ पे कितना आ रहा है आउटलेट पे रन अप, उसके बारे में पढ़ेंगे। रन अप, runoff, runoff means the drainage, draining, runoff means the draining or flowing of the precipitation from a catchment area through the surface channel। वही ना रनअप हुआ, जो हमारा कैचमेंट एरिया बना, पानी बह के जो आया, जो भी हुआ उसी को रनअप बोलते हैं। यस सर। ठीक है, थ्रू द सरफेस, सरफेस के ऊपर जो हुआ, सब सरफेस के नीचे होता है उसको बेस फ्लो बोलते हैं, ऊपर सरफेस के ऊपर जो फ्लो हो रहा है उसको रनअप बोलते हैं। इट रिप्रेजेंट द आउटपुट फ्रॉम द कैचमेंट इन द गिवन यूनिट ऑफ टाइम, जो कि टाइम ड्यूरेशन में रनअप जैसे कैलकुलेट करते हैं कि हाइड्रोग्राफ चैप्टर पढ़ा होगा तुम लोग हाइड्रोलॉजी में, तो उसमें हमारा रनअप कैलकुलेशन का आता था बहुत सारा प्रॉब्लम कि हाइड्रोग्राफ का यूज करके कितना रनअप होगा, यूनिट हाइड्रोग्राफ, ये सब पढ़ा था ना कि तुम्हारा उसमें उस तरह का प्रॉब्लम होता था कि 1000 एरिया है, कैचमेंट एरिया दिया हुआ है, मतलब 1000 स्क्वायर किलोमीटर या 100 किलोमीटर स्क्वायर, और प्रिसिपिटेशन दिया हुआ है कुछ, तो उसका रनअप कितना होगा, पता था ना कैचमेंट। तो वही, और टाइम भी दिया रहता था उसमें, अगर यूनिट हाइड्रोग्राफ देखे तो 2 आवर 4 आवर 6 आवर, जो भी हाइड्रोग्राफ पढ़ता था, पढ़े थे तुम लोग शायद, तो उसमें जो हमारा रन ऑफ कैलकुलेशन था टाइम के रेस्पेक्ट में, तो वही गिवन यूनिट ऑफ टाइम में कितना रन ऑफ होगा, बिना टाइम का कैसे हम लोग रन ऑफ कैलकुलेट करेंगे। ज्यादा प्रेसिपिटेशन में जितना इवापोरेशन हो गया सर, जो बचा हुआ रन अपना पी माइनस ही करके
हाँ वो तो कैलकुलेशन में वो सब चीज है पूरा गिवन। तो सिर्फ इवोपरेशन ही थोड़ी होगा, जितना लॉसेस होगा है ना, टोटल। लॉसेस तो सब होता है। प्रिसिपिटेशन के बाद तुम्हारा नीचे जो गया पानी, इनफिल्ट्रेशन जिसको बोले, इनफिल्ट्रेशन होगा सर। इनफिल्ट्रेशन, हाँ फिर उस इवोपरोट्रांसपिरेशन। हाँ जो भी इवापोरेशन और इवेपोट्रांसपायरेशन जो भी जितना भी, या फिर और 2-3 वेजिटेशन लॉसेस होता था, तो वो सब लॉसेस निकालने के बाद ही रन ऑफ जो आता है, जो तुम लोग निकाला होगा पहला ही चैप्टर में, जिसको वाटर बजट इक्वेशन बोलते हैं। वाटर बजट इक्वेशन में क्या होता था, चेंज इन स्टोरेज, रेनफॉल माइनस रन ऑफ बराबर चेंज इन स्टोरेज डेल्टा है। तो इसी में तो सब टर्म आता था। हाँ इसमें जो रेनफॉल माइनस रन ऑफ बराबर चेंज इन स्टोरेज जो आता था, मतलब इसी में बहुत सारा जो पैरामीटर आता था, मेन इक्वेशन ये था। टोटल इन माइनस टोटल आउट इक्वल टू चेंज इन स्टोरेज। हाँ उसी पे बेस तुम्हारा जो क्वेश्चन बनाया हुआ बहुत सारा लॉसेस लेकर के बनाता है। फॉर गिवन प्रिसिपिटेशन देखो, द evapotranspiration, initial losses, infiltration and depression storage requirement will have to be first certified before the commencement of runoff। रनऑफ कहने से, निकालने से पहले तुमको कितना इवापोट्रांसपायरेशन हो रहा है। इवापोट्रांसपायरेशन मतलब इवापोरेशन फ्रॉम द ग्राउंड और इवापोरेशन फ्रॉम द प्लांट, दोनों का मिक्स इवापोरेशन। इनिशियल लॉसेस मतलब जो गड्ढा उड्ढा हुआ, जिसको हम लोग, तुम लोग वो वाला भी चैप्टर पढ़ा होगा। दो चीज लॉसेस कैलकुलेट करने के लिए, कौन वाला सर? डब्ल्यू इंडेक्स और फाई इंडेक्स होता है ना। फाई इंडेक्स पढ़ा होगा शायद, फाई इंडेक्स एंड डब्ल्यू इंडेक्स, दो लॉसेस होता था। इन्फिल्ट्रेशन में ही पढ़ना था शायद, कैलकुलेशन तुम लोग याद नहीं होगा, तो इस पे बहुत सारा न्यूमेरिकल है और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये इनिशियल लॉसेस में आता है, इन्फिल्ट्रेशन चैप्टर में ही है। फाई इंडेक्स डब्ल्यू इंडेक्स निकालने के लिए आता है क्वेश्चन भी, तो देखना वो भी एक लॉस है। मेजर लॉस कुछ था सर। हाँ लॉसेस में ही होगा। तो वो चीज जब तक तुम उस सबको पूरा फाइनलाइज नहीं करोगे, तब तक तुम मतलब क्या रनअप को बता नहीं सकते हो कि टोटल रनअप कितना हो सकता है। When these are certified, the excess precipitation move over the land surface to reach a smaller channel. This portion of the runoff is called overland flow and involve building up of the storage over the surface and drainage of the system। तो जो भी लॉसेस हुआ एक्सेस प्रिसिपिटेशन के थ्रू, जो भी बाहर पानी निकला उसी को हम लोग रनऑफ बोले। flows from the several small channel join bigger channel and flow from these in this turn combine to form larger stream। तो वही चीज जो मतलब छोटा छोटा स्ट्रीम मिल करके दो ऑर्डर बन रहा है, तो वही हुआ कि मेन स्ट्रीम जो बना, छोटा छोटा जो फ्लो हो करके, यही लिखा हुआ फ्लोज फ्रॉम द सेवरल स्मॉलर चैनल, मतलब जो स्मॉलर चैनल होकर के इधर से जो मेन स्ट्रीम बन रहा है, मतलब छोटा छोटा जो चैनल मिल करके मेन स्ट्रीम बन रहा है, वही लिखा हुआ है। ज्वाइन बिगर चैनल एंड फ्लो फ्रॉम दीज इन द एंड कंबाइन टू द लार्ज स्ट्रीम, जिसको बड़ा रिवर जिसको हम लोग बोलते हैं, बहुत सारा छोटा छोटा स्मॉल चैनल मिलके फॉर्म होता है। एंड सो ऑन टिल द फ्लो रीचेज टू द कैचमेंट आउटलेट, जब तक कैचमेंट आउटलेट पे नहीं पहुंचेगा, मतलब जैसे अब ये कैचमेंट आउटलेट हो गया इस एरिया का, है ना, ये एरिया का कैचमेंट आउटलेट हो गया, ये मान लो ये कैचमेंट आउटलेट हो गया। तो मेन स्ट्रीम में बहुत सारा छोटा छोटा मिल के बनता है, तो यही तुम्हारा यहाँ पे लिखा हुआ है कि द फ्लो, ये नहीं लिखा हुआ, several small channel join bigger channel and flow from these in turn combine to form larger stream and so on till the flow reaches to the catchment outlet। जब तक आउटलेट पे नहीं पहुंचेगा तब तक उसको हम लोग मतलब स्मॉलर चैनल को बोलते रहेंगे। आउटलेट छोटा छोटा मतलब जब तक ज्वाइन नहीं कर।
अब हाँ, अब हमारा दो देखो, इसमें जो तुम लोग बोल रहे थे सब कुछ इसी में दिख रहा है ना। जैसे ये मान लो कि